नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं गद्दर बांध यहाँ के कुछ व्यापारी मंडल हैं जिनके आपस में एक चर्चा हुई थी एसआरए के बारे में और इनका जो रोड कटिंग है उस विषय में थोड़ा सा इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर एसआरए में उनके क्या विचार हैं और वो क्या चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे सामने लालजी यादव जो कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं और बांध के उनका व्यावसायिक गाला और घर ये भी है। तो आइए लालजी यादव जी से हम थोड़ा एसआरए के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सर, आपके बांध पे जो एसआरए है ये एसआरए कब से चल रहा है, एनेक्शन 2 कब बना है और आज की स्थिति क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें समझाइए। पिछले 30 वर्षों से झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना का कार्य चल रहा है। सभी लोगों ने मिलकर 2 सोसाइटी बनाई, माँ साहेब जन जागृति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और गज्जर शिवशाही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। दोनों सोसाइटियों ने मिलकर प्रस्ताव एसआरए में डाला। 2006 में हमारा एनेक्सर 2 मिल गया है और उसके बाद अभी एलओआई आ गई है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, आईओ आ गया है, आईओडी आ गई है। आज का आपको एक इंटरव्यू देने का कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले मुंबई महानगर पालिका की तरफ से यहाँ पर रोड कटिंग के लिए, रोड वाइडनिंग के लिए सर्वे किया गया। सिर्फ हम लोग ये जानना चाहते हैं, शासन प्रशासन से मिलेंगे, एमसी को भी मिलेंगे और एसआरए के सीईओ को भी मिलेंगे, जिससे कि भाई रोड वाइडनिंग कितना है, कभी होने वाला है और उनकी पर्याय व्यवस्था क्या है। और हम एसआरए में जाके मिलेंगे कि भाई जो 1995 में हमारा हुआ है एनेक्सर 2 2006 में, तो आपने एज पर 1195 को लिया था। अब गवर्नमेंट के जीआर के अनुसार 2000 तक के लोगों को और अग्रमी जो सरकार ने नया जीआर निकाला 2010 तक के लोगों को पात्रता दे रहे हैं। तो हमें 2000 में कलेक्टर की तरफ से नोटिस मिली थी। जब हमको नोटिस मिली, इसका मतलब हम वहाँ पर प्रेजेंट थे। मेरा शासन प्रशासन से और हमारे स्थानिक विधायक श्री आशीष शेलार जी से निवेदन रहेगा और हमारा व्यापारी मंडल प्रतिनिधि मंडल आशीष शेलार जी से भी और महानगर पालिका के एएमसी से और एसआरए के सीईओ से प्रतिनिधि मंडल व्यापारी मंडल जाके मिलेगा कि झोपड़पट्टी में 2010 तक के लोगों को और 2000 तक के लोगों को जो व्यापारी मंडल है उनको बिना देर किए पात्र किया जाए। तो यादव जी, ये जो रोड कटिंग आपके यहाँ चल रहा है, जबकि आपके यहाँ पे एलओआई आ चुकी है, आईओए भी आ चुका है, तो जब ये दुकानें रोड कटिंग में तोड़ने का जो ये प्रोविजन कर रहे हैं, तो क्या एसआरए में जो सर्कुलर नंबर 140 है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके साथ अन्याय किया जा रहा है? अभी उन्होंने प्राथमिकता सर्वे किया है, किसी को नोटिस वगैरह डिसबर्समेंट नहीं किया है। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी प्रोजेक्ट में एलओआई आ गई है और हमारे यहाँ आईओ आ गया है, तो मुंबई महानगर पालिका कैसे सर्वे कर रही है? क्या इसके अंदर उन्होंने एसआरए का आदेश लिया है, उनकी तरफ से उनको परमिशन है या नहीं है, या वो जबरदस्ती बिल्डर के आदेश के अनुसार ये मुंबई महानगर पालिका मिल के लोगों को परेशान करने का काम कर रही है? तो यादव जी, जो मैं देख रहा हूँ पिछले मुंबई शहर में ये 10 सालों में जो एसआरए के नाम में जो तांडव रचा जा रहा है और पूरे महाराष्ट्र में लोग ताइमा मचा रहे एसआरए में, तो आपके यहाँ पे क्या आप लोग सतर्क है कि आप लोगों के साथ में कहीं ये दुर्घटना जो और लोगों के साथ हो रही है ये न हो, उसके लिए आपने क्या उपाय किए? गजदर बांध में बहुत प्रबुद्ध, समझदार और बुद्धिजीवी लोग हैं और व्यापारी मंडल इसके पहले भी कोर्ट में जाके पूरे झोपड़पट्टी को बचाया है। और आज भी हम लोग चाहेंगे कि भाई ये जो बिल्डर और एसआरए की मकड़ जाल से लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, जिसके लिए व्यापारी मंडल और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सभी लोग साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे। धन्यवाद यादव जी। हम चलते हैं दशरथ यादव जी के पास, जो कि भूतपूर्व चीफ प्रमोटर थे।
गद्दर बांध डेवलपमेंट के। तो सर से जरा हम कुछ थोड़ा गुफ्तगू करते हैं। तो यादव जी, मुझे ये बताइए कि आपके समय में आप चीफ प्रमोटर थे, उस समय एनेक्शन 2 बना था आपके यहाँ पे। हाँ, 2006 में 2000 में नोटिस मिली थी और 2006 में जो है एनेक्स 2 मिला था हमें। तो एनेक्शन 2 बनने के बाद आज 2006 से 2024 तक जो डेवलपमेंट की क्या स्टेटस रहे, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को। ये ऐसा है कि हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश किया था, फिर भी यहाँ पे एनडी जोन और सीआरजेड का प्रॉब्लम था, इसके लिए डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो अभी ये जो सीआरजेड का प्रॉब्लम था ये तो सॉल्व हो गया है। जो यहाँ पे अभी गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने सीआरजेड के अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया जो थे वो चेंज कर दिए। तो क्या अब आपका यहाँ का बांध का डेवलपमेंट करना सफल हो जाएगा? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हम कमेटी में नहीं हैं। हमारे जितने भी पुराने लोग थे वो कमेटी से बाहर हैं। अभी बिल्डर और जो नई कमेटी है वो लोग जनता के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और उनसे यदि कुछ पूछा जाता तो वो सही जवाब भी नहीं देते। तो हमने सुना है जो पहले डेवलपर थे वो भी शायद चेंज हो गया, अब शायद नए डेवलपर कोई आए हैं। हाँ, 13-2 हुआ, उसमें जो पुराना डेवलपर था वो हट गया। अभी नया डेवलपर गद्दर डेवलपर करके है, वो यहाँ पे है और नई कमेटी बनी है। कमेटी किस हिसाब से बनी हो तो सबको मालूम है कि नई कमेटी को आज पावर है, लेकिन वो कमेटी जो कमिटमेंट किया था लोगों से डोर टू डोर जा करके कि हम आपका ट्रांसफ़र करा के देंगे, आपका मिसिंग है वो सर्वे करा के देंगे, ये सारी चीज़ें उनमें से किसी चीज़ का उन्होंने नहीं किया है। जब भी उनको लेटर दिया जाता है कोई रिप्लाई देते नहीं। तो ये गद्दर बांध डेवलपर, जो कि आपका एरिया गद्दर बांध नाम है, उसी के नाम से एक डेवलपमेंट कंपनी बनी है। तो क्या ये डेवलपर जो भी है, इन्होंने क्या मुंबई में कहीं भी कोई डेवलपमेंट किया है आज तक? यहाँ पे उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारे जो पुराने डेवलपर थे उनके माध्यम से आया था शीतल राम जी करके, उन्होंने वो लाया था। बाद में उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि ये हमारे जो है हर चीज़ से सक्षम है और ये एरिया को डेवलप करेंगे। लेकिन अभी इन बीच क्या हुआ उनके साथ या हमारे साथ, तो हम लोगों की कमेटी छोड़ दी, हटा दी कि मतलब हम लोगों ने कमेटी में चुनाव हुआ और उस कमेटी में हम लोग चुन के नहीं गए। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कि एसआरए का रूल सर्कुलर 2 ये कहता है कि जो भी डेवलपर्स है वो आपका जितना क्षेत्र डेवलपमेंट करना चाहता है उसका 25% पिछले 5 सालों में मुंबई शहर में वो डेवलपमेंट किया होना चाहिए। अगर उसने नहीं किया है तो वो पात्र नहीं होगा डेवलपर, एज ए डेवलपर। तो क्या आपको लगता है कि जब ये डेवलपर ने कोई काम नहीं किया है तो इसको कैसे एसआरए में पात्रता दी गई? अब वो तो सीओ जाने कैसे दिया है, अब हम कैसे बता सकते हैं जब उसने ये सारे का कुछ भी काम नहीं किया है, एकदम नया पर्सन है वो। तो आपको नहीं लगता है कि कानून बनता है लेकिन कानून को लागू नहीं किया जाता है? ये तो सारे लोगों को मालूम है, कानून है लेकिन कानून का पालन नहीं होता है। आज ये सारे में पास जिसका अपात्र है 2000 के पहले का, जिसके पास पुरावा है वो भी आज पात्र कराने को जाता है तो पात्र करते नहीं है बगैर पैसे के। यहाँ तो हर जगह भ्रष्टाचार है, तो क्या कर सकते हैं। तो सर ये जो एसआरए में पात्रता का यहाँ पे चल रहा है, 5-5 साल 2-2 साल पात्रता के लगाते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पात्रता आपकी नहीं होती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एसआरए पूरा व्यापार चालू कर चुका है? ये 100% है, व्यापार चालू है। आप 2 साल की बात करते हो, यदि आपके पास पैसा है उनके जो ऑफर करते हैं वो आप दे दीजिए, 1 हफ्ते में आपको पात्रता का कैलेंडर मिल जाएगा। तो धन्यवाद यादव जी, आपसे बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा। और तो हम चलते हैं के तिवारी जी के यहाँ पे, जो कि एक समाज सेवी है और यहाँ पे पात्र सदस्य हैं। तो तिवारी से हम गुफ्तगू करें, उसके पहले भी हमारे एक चैनल पे एक एपिसोड बना था, तिवारी जी के साथ हमारी पर्सनल जो चर्चा हुई थी। उसके बाद अभी समय मिला तो तिवारी जी आपकी हमारी तो बातचीत होती रहती है। तो आज जो मीटिंग थी वो किस संदर्भ में थी, इस बारे में थोड़ा समझाइए। आज की मीटिंग बेसिक जो हमारे व्यापारियों को नोटिस मिला है, नोटिस नहीं जो उनका सर्वे हुआ है, मार्क लगाए हैं उसके विषय पे कि इनका उद्देश्य क्या है मार्क लगाने का, और
ये सबको मालूम है कि इसका उद्देश्य डेमोलेशन ही है, लेकिन ये कब तक होगा इसकी जानकारी विभाग से लेना, और हमारी जो और कितना क्या लंबा चौड़ा करना है वो सब जानकारी लेने के बाद फिर हम लोग इसलिए बैठे थे कि आगे का हमको क्या करना है और सरकार से और डिपार्टमेंट से कैसे लड़ना है, उस पर चर्चा के लिए आज की मीटिंग थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो रोड आता है ये टीपी में है या डीपी में है? डीपी में ही है, डीपी में है। और लेकिन अभी जैसे डीपी में होने के बावजूद जब हमारे यहाँ आईओडी आ गया तो रोड डेमोलेशन करने का कोई अधिकार बनता नहीं सरकार को। ये सारे जब लागू हो गया है तो बीएमसी वहाँ पर कोई एक्टिविटी बिना एसआरए के परमिशन से नहीं कर सकती है। तो किस तरह से कर रही है उसकी जानकारी हम लोग 1-2 दिन में डब्ल्यू के पास जाके, वार्ड ऑफिसर के पास जाके हम लोग उसकी जानकारी लेंगे, और हमको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम उस पर एक्शन भी लेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि आज तक ये जो रोड का सेंक्शन, जो रोड कटिंग थी, इसके बारे में कभी चर्चा हुई थी साल में, 2 साल पहले? चर्चा तो बहुत सालों से हो रही है, रोड कटिंग है, रोड कटिंग ऐसे 20 साल से हो रही है, लेकिन आज जो धरती पे आके जो नाप तोल चालू है उससे लोगों को एकदम भरोसा हो गया कि अब और ये चीज बहुत नजदीक आ गया है और होने की संभावना है। मतलब जहाँ डेवलपर्स आते हैं वहाँ बीएमसी और डिपार्टमेंट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसके क्या कारण है? देखिए, विभाग जो है डेवलपर के लिए ही काम करता है, डेवलपर का जिसमें फायदा है वही डिपार्टमेंट करता है। अब डेवलपर का फायदा होगा कि रोड कटिंग हो जाएगा तो हमको अच्छी बहुत लोगों को नहीं देना पड़ेगा और हमको जगह मिल जाएगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। तो तिवारी जी, आपके यहाँ पे जो एसआरए स्कीम है, जो अभी यादव जी ने बताया कि जो सीआरजेड वगैरह के प्रॉब्लम्स थे वो अभी क्लियर हो रहे हैं और थोड़े समय में डेवलपमेंट की शुरुआत होगी, तो क्या आपके यहाँ पे जो लोग हैं वो एसआरए से सहमत हैं? इशारे से सहमत है सभी लोग, इशारे सबको चाहिए, डेवलपमेंट सबको चाहिए, लेकिन जब से नया गद्दरबान डेवलपर आया है ना, ये मनमौजी कर रहा है, अपने हिसाब से काम कर रहा है, पब्लिक को तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। कुछ तथाकथित लोगों को कमेटी मेंबर के रूप में चुनवा के लाया है ये सारे से जबरदस्ती, और उन्हीं को मोहरा बना के जहाँ पर साइन करना आराम से जाकर कर दे रहे हैं और पब्लिक को कुछ पूछ नहीं रहे। 2 साल हो गया, अभी तक कमेटी का एक मीटिंग नहीं हुई। तो मतलब कुल मिला के सरकार, बिल्डर ये झोपड़पट्टी को उजाड़ना चाहती है, उसमें ये सारे पूरा उनको सहयोग कर रही है। और आने वाले दिनों में मैं गद्दरबान रहवासियों से का आह्वान करता हूं और उनको सचेत भी करता हूं कि एक हो जाओ, सभी मुद्दों को भुला के, सभी मतभेद को भुला के एक हो जाओ, नहीं तो आने वाले दिन जिस तरह से नई कमेटी, जो कमेटी चुन के आई, बिल्डर के यहाँ जाके पगार ले रही है और वो भी रजिस्टर्ड पगार चेक द्वारा ले रही, कोई मतलब जो कि होना नहीं चाहिए। उसके कमेटी, डेवलपर और यहाँ के नेता, ये सब के मिलीभगत से गद्दरबान को उजाड़ने का षड्यंत्र चालू है। उसमें केवल गद्दरबान वासी एक होके इनसे लड़ सकते, नहीं अन्यथा बेघर होने वाले। तो तिवारी जी, आपके यहाँ पे एलओआई आ गई है, तो एलओआई आने के बाद आपकी सोसाइटी को रजिस्टर्ड क्यों नहीं किया जा रहा है? सोसाइटी रजिस्टर्ड अभी एसआरए बोलता है कि मेरा काम नहीं है। एसआरए हमारे को 51% एग्रीमेंट हो गया, हम उनको हर चीज़ परमिशन देते जाएंगे, वो आपका काम है। सोसाइटी रजिस्टर करे ना करे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जबकि रूल है कि एलओआई के बाद सोसाइटी रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यहाँ पर सभी कानून को रौंदा जा रहा है और जैसे कानून को रौंद के ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, सभी परमिशन ले रहे हैं, वैसे जनता को भी रौंद देंगे, ये निश्चित है। तो ये किस डिपार्टमेंट अधिकारी बोल रहे कि उनका कर्तव्य नहीं है या उनका कार्य नहीं है कि सोसाइटी रजिस्टर्ड हो? जैसा कि आपने कहा कि बिल्डर, आप क्राइटेरिया बिल्डर की क्राइटेरिया ही नहीं है। उन्होंने 25% गद्दरबान का 35 एकड़ जमीन है, उन्होंने कहीं 1 एकड़ भी डेवलप किया नहीं, उनको एलओआई मिल गई, तो मतलब ये कानून को उड़ा कि धज्जियां उड़ रही ना। इसमें
उनको परमिशन ही नहीं देना चाहिए कि भाई ये बिल्डर इतने बड़े स्लम को डेवलप करने के योग्य है। कल छोड़ के चले जाएगा, डेमोलेशन करके छोड़ देगा, जैसे कोतवाड़ी में देख रहे हैं आप, मिलन होटल के बगल में आप कितना लड़ रहे हो। आज उनकी डेमोलेशन का आर्डर निकाले लेकिन खाना पूर्ति करके चले गए। वहाँ पर प्रशासक बैठा हुआ है, इलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे यहाँ भी होगा, जैसे हर एसआरए के लोग परेशान हैं वैसे गजदर बांध के लोग भी परेशान होने जा रहे हैं। हमारे मित्र वहाँ बैठे हुए, इनका भी वही हाल था। और जयप्रकाश चौबे जी, हम लोगों ने बिल्डर से बहुत लड़ा, काफी लड़ने के बाद भी घाटकोपर में उनका प्रोजेक्ट है, वहाँ भी वही समस्या, आज भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। कुछ लोग घर हैं, कुछ लोग बेघर हैं। तो कहने का मतलब कि ये सारे जो है विभाग ही भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। इस विभाग से कोई भी आप अपेक्षा मत करिए, क्योंकि ये बिल्डर के लिए ही काम करते हैं और ये बिल्डर के वकील बन के बैठ जाते हैं अधिकारी। आप जाओगे तो उनको बिल्डर के पक्ष में आपको गुमराह करेंगे और गलत चीज समझाएंगे और गलत चीज बताएंगे। अभी जैसे हमारा इलेक्शन के लिए ये चल रहा है, हेयरिंग खत्म हो गई, संध्या बावनकुले मैडम बिल्डर से पैसा खा चुकी हैं। मुझे मालूम है क्या है उसका रिजल्ट आने वाला है, जबकि रूल में 169 के रूल में हर साल इलेक्शन होना चाहिए। उस जब ये रूल है तो हेयरिंग किस बात का लिया गया, मैं वो जानना चाहता हूँ। संध्या बावनकुले मैडम, भ्रष्ट अधिकारी संध्या बावनकुले से ये मैं जानना चाहती हूँ कि जब 169 रूल है, हर साल इलेक्शन कराना है, उन्होंने सब उनसे मंगवा लिया, उन्होंने इलेक्शन नहीं किया है, तो हेयरिंग किस बात का? तो संध्या बावनकुले का तो मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि संध्या बावनकुले हेयरिंग तो बुला ले लेकिन सामने व्यक्ति को बोलने नहीं देती। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। हम लोगों ने जो प्रस्ताव, जो कानून की बात किया, वो सुनने के लिए तैयार नहीं हुई। बोली मैं हेयरिंग डिस्क्लोज करती हूँ, मैं आर्डर करूँगी। अब आर्डर कब करूँगी इसका भी वहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। वो उनकी बातों से लगा कि वो बिल्डर के साथ बिक चुकी है या उनको कोई पॉलिटिकल प्रेशर आ चुका है। इसके पहले बोली हाँ नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं किए। लास्ट टाइम में बोल रहे इतनी बड़ी सोसाइटी है। अरे मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी सोसाइटी, जो कानून बना 169 परिपत्रक 169, वो बड़ी और छोटी सोसाइटी देख के बनी क्या? तो यहाँ पर कानून का उल्लंघन हो रहा है अभी से। ये जनता को, यहाँ के रहवासियों को समझना है कि इस बिल्डर को हम लोग आगे सपोर्ट करें कि नहीं करें, या यहीं से इसकी विदाई कर दें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भोगेंगे। अभी देखिए, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई भी झोपड़े टूटे नहीं है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आज के समय में आप लोग सतर्क होते हैं और एक अच्छा डेवलपमेंट, एक अच्छा डेवलपर लाते हैं, तो शायद हो सकता है एक अच्छा पारदर्शी डेवलपमेंट हो सके। और जहाँ तक रहे एसआरए में अधिकारियों की बात, तो रूल ये है कि जिस समय LOI दिया जाता है उस समय इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का कर्तव्य है कि उस चीज़ को, फाइल को AR डिपार्टमेंट के पास भेजे ताकि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो, उनके अकाउंट खुले। लेकिन ये जो भी अधिकारी है, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हुए बिल्डर की ज़बान बात करते हैं। तो तिवारी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में ये SRA, मुझे लगता है कि मुंबई का सबसे करप्ट स्कीम बन चुकी है, जो कि एक अच्छी योजना थी, लेकिन सरकार ने इसको करप्ट योजना बना दिया, मात्र एक आदमी को देख के। और गरीब पब्लिक भाड़े के लिए परेशान है, घर के लिए परेशान है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। तो पाल जी, आप बोलेंगे? पाल सेठ, हाँ बोलिए। सर, आपका पूरा नाम बताइए। उदय नारायण पाल। पाल जी, आपके यहाँ पे जो SRA का प्रोजेक्ट चल रहा है, इससे आप खुश हैं या नहीं? या सारे प्रोजेक्ट की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उससे नहीं खुश है। ये सारे बहुत अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, गरीबों को घर मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरीके की रवैया चल रही है उससे ना खुश है। तो सर थोड़ा सा ऐसे आ जाइए, उजाले की थोड़ी कमी आ रही है। हाँ, तो सर ये जो प्रक्रिया की बात आपने किया, तो क्या ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप नाखुश हैं? बिल्कुल ना खुश है। सबसे बड़ा प्रोसेस है, जितने घर छूटे हुए हैं
जब SRA का एनेक्स्टर 2 आया, उस समय एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर ने ऑर्डर किया था उस समय के डेवलपर से कि जो छूट गए हैं उनको एनेक्स्टर 2 में सबमिट किया जाएगा और उनका फिर सर्वे किया जाएगा। कई बार हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आज के आधुनिक जो इस समय प्रेजेंट डेवलपर हैं, उनके जो लोग हैं, वो उन्होंने आश्वासन तो देते हैं कि हम सर्वे करा लेंगे। अब ये बताइए, सर्वे नहीं होगा तो पात्रता की बात कहाँ से आती है? जब आपके पास नंबर ही नहीं रहेगा, आप स्कूल में ही नहीं जाएंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, पास कैसे होगा? जब जो घर 200-250 छूटे हुए हैं, अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ के सारे लोगों को मालूम, हमारे यहाँ के विधायक जी कहते हैं कि एक भी आदमी का सर्वे रुकेगा नहीं, सबका सर्वे होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग भी रिपीट करते हैं, डेवलपर के साथ भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके साथ भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनके लोगों के साथ भी कहते हैं कि सर्वे जो छूट गया है वो हो जाना बहुत ज़रूरी है। पात्रता तो बाद में आती है, लेकिन पहले जो आदमी लिस्ट में रहेगा तब तो काम होगा। तो कम से 250-300 लोग जो है अभी सर्वे से छूटे हुए हैं। कुछ तो रोड साइड में ही हैं, कुछ अंदर हैं, कुछ साइड से हैं, जो कि पात्र भी हैं, उनके सब 76 के फोटो पास है, लेकिन उनके पास सर्वे नंबर आज तक डाला नहीं गया है। इससे हमें बहुत बड़ी नाराजगी है। तो ये जो सर्वे नहीं किया डिपार्टमेंट में, तो उनके पास एक रेमेडी है, रास्ता है कि वो जोड़पत्र 3 और 4 वो भर के डिपार्टमेंट में सबमिट करें और वहाँ पे अपनी पात्रता डिसाइड करें। तो क्या आपके यहाँ से उन लोगों को मार्गदर्शन किया जा रहा है कि जोड़पत्र 3-4 भरे, उनको डॉक्यूमेंट्स लगाए और आपके झोपड़े पात्र कराए जाए? सर जी, पहले की जो स्कीम में सोसाइटी थी, जो चीफ प्रमोटर थे, इनका प्रोसीजर था ये करा के लेना है। अभी सोसाइटी जब चेंज हो गई है तो जो चीफ प्रमोटर आज हैं उनको समझ में नहीं है कि क्या कौन सा सर्वे करना है, कौन सा नहीं करना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो आश्वासन देते हैं कि सर्वे हो जाएगा, करा लेंगे, लेकिन करा नहीं रहे। जब तक सर्वे उनका नहीं होगा तब तक उनके साथ न्याय नहीं हो पाएगा, चाहे डेवलपर चाहे या नहीं चाहे। जब वो ही है लिस्ट में, न्याय कैसे मिलेगा उनको? नहीं, तो आप लोग जो यहाँ पे जानकार लोग हैं वो उनको समझाइए, उनके जोड़पत्र 3 और 4 भरवाइए, कंपनी अथॉरिटी के अंदर पात्रता के लिए आवेदन कीजिए, ताकि कल को ये नहीं रहे कि भैया आपने आवेदन किया ही नहीं था। हम लोगों ने एप्लीकेशन जो किया हुआ है, आवेदन किया है, इन लोगों के पास लिस्ट भी दिया है, लोक प्रतिनिधि के पास भी दिया है और डेवलपर के पास भी बताया है। उन लोगों ने आश्वस्त किया, ना नहीं बोला है। वो बोलते हैं मैं सर्वे करा लूँगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन आज जो नंबरिंग डाला गया है, अब ये पता लग रहा है कि BMC के थ्रू है। अब ये बताइए कि जब भी, जैसे हमारे पीछे के वक्ताओं ने, लोगों ने बताया कि जब इसका IO आया है, IOD आया है, तब ये पूरी प्रक्रिया जो है SRA के अंदर चली जाती है और डेवलपर की पूरी जवाबदारी हो जाती है। जब एनेक्स्टर 2 के बाद उसका LOI आ जाता है तो वो लेटर ऑफ इंटेंट चला जाता है, तो डेवलपर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कौन से झोपड़े को कहाँ हटाना है, कौन से झोपड़े को कहाँ देना है, पूरी जवाबदारी उनकी है। फिर इससे BMC से क्या लेना देना है? इसके पहले भी हमने ज्वाइंट सर्वे कराया है, तो BMC और डिप्टी कलेक्टर का दोनों से ज्वाइंट सर्वे कराया था। तो कलेक्टर बोलता मेरी जवाबदारी नहीं, BMC बोलता हमारी जवाबदारी। इसके 12 साल के पहले जो सर्वे हुआ था, ये माप हुआ था ना, तब ये पेंडिंग हो गया था। इसी कारण से न तो कलेक्टर जवाबदारी लेता था, न BMC जवाबदारी लेता। अभी हो गया है पूरा टोटल जवाबदारी डेवलपर की। वो किस तरीके से सर्वे करा रहा है वो बता सकता है, पब्लिक में कुछ बताया नहीं। डेवलपर के जो लोग आज हैं, उनका काम था भाई यहाँ सर्वे होने वाला है, जैसे हम लोग भी इसके पहले करते थे। तो उनका काम था कि सर्वे होने वाला है, इतना फुट रोड जाने वाला है, इसकी ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है, इसमें आप लोग रहो, अलर्ट रहो। कोई किसी से कुछ पूछता नहीं है। जैसा कि अभी तिवारी जी ने, लाल जी ने, दर्शक जी ने बताया कि भाई ये चीज़ें इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो रियल बात है, इन्फॉर्म न करते हुए ये सर्वे हुआ है। अब सर्वे किस लिए हुआ है, इसकी इंक्वायरी करना हम लोग का जो प्रतिनिधिमंडल बनेगा, हम लोग जाएंगे, सारे डिपार्टमेंट को साथ जाएंगे, BMC में भी जाएंगे, SRA में जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे, पॉलिटिशियन के पास भी जाएंगे, जो यहाँ के इलेक्टेड पर्सन है उनकी भी जवाब उनसे भी करेंगे। हालांकि हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को हम लोग हाई कोर्ट से केस लड़ करके बचाया है। हमारे पास जो व्यापारी मंडल का ऑर्डर है, हमारे पास पूरी अथॉरिटी पेपर्स भी हैं। जो आज सोसाइटी की कोर्ट की इशू हुई है, पेपर नोटिस आई है, वो हाई कोर्ट का जजमेंट है, ऑर्डर है कि इनमें झोपड़पट्टी देखा जाए कि कितने लोग पात्र हैं, कितने लोग अपात्र हैं, कितने लोग कब के हैं, इसीलिए इशू हुआ था। तो उसके लिए हम लोग डर तो नहीं है इस बात में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन
जो प्रक्रिया है सरकार की, जो प्रक्रिया है सारे की, उसको कंप्लीट करना चाहिए। अब इससे हम लोग नाराज क्यों हैं कि अनभिज्ञ रखते हुए कोई आदमी कहाँ है, कोई आदमी कहाँ है, जो लोगों के ऊपर एक तरीके का मेंटली प्रेशर दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। इसके हम विरोध करते हैं और इसके विरोध में हम जाएंगे, चाहे व्यापारी मंडल से हो चाहे रेजिडेंस हो, सब हमारे हैं, रेजिडेंस वाले हमारे हैं, व्यापारी मंडल हमारा है। इसके लिए जो सही चीज़ है, ना तो कोई स्कीम के विरोध में है, ना तो कोई डीपी के विरोध में है, लेकिन डीपी है तो कायदे से उसका मेजरमेंट हो, बताया जाए कहाँ तक डीपी आपको लेना है, कब लेना है, उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, जो रोड कटिंग में जा रहा है उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी का कोई क्षति न हो और सबके साथ उचित न्याय हो। तो ये जो सर्वे चालू है, ये सर्वे चालू करने के पहले क्या बीएमसी द्वारा यहाँ पे मार्गदर्शन किया गया कि सर्वे क्यों चालू किया जा रहा है, नोटिस वगैरह का बोर्ड वगैरह लगाया गया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ की जो आज की इलेक्टेड सोसाइटी है ये तो इतनी निष्क्रिय है, इसमें ABCD कुछ किसी को मालूम नहीं है, किसी को कुछ मालूम नहीं है, सारे क्या चीज़ होता है, बीएमसी क्या कुछ मतलब मालूम नहीं है। किसी ने कुछ भी न तो इन्फॉर्मेशन दिया है, न तो नोटिस लगाया है, न किसी को कुछ बताया है कि क्यों ये प्रक्रिया चालू हो रही है, काहे के लिए चालू हो रही है। तो आपको नहीं लगता ये हो सकता है लोगों को डराने की एक कवायद कोशिश हो? 100%, 100%। मतलब ये जो प्रशासन और डेवलपर्स ये एक दहशत फैलाते हैं कि भाई घर टूट जाए ताकि लोग जल्दी जल्दी घर खाली करें और उनके काम हो। देखिए, उनके कहने से न घर से खाली होगा, न उनसे कोई ये डरता है घर कल टूट जाएगा। जो डीपी में है उसको हम रोक भी नहीं पाएंगे और टूटेगा, लेकिन जब डेवलपर है या सारे स्कीम है तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, उनको कहाँ घर देंगे, किस तरीके से रोड खाली करेंगे, वो डेवलपमेंट चालू करें या कुछ भी व्यवस्था करना उनका भाग है। लेकिन जब डेवलपमेंट प्लान के अंदर में जो रोड्स आते हैं तो इस सारे जब बनेंगे तो ऑलरेडी रोड्स निकलेंगे, तो बीएमसी को अभी तक तो कोई इतनी जल्दीबाजी नहीं थी। अचानक क्या बात होगी बीएमसी को इतनी जल्दीबाजी हो कि रोड निकालना है? यही तो मैं आपसे पहले कहा कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन देते तो हम लोग उस तरीके का आदमी है, हम डब्ल्यू से जाकर बात करते हैं वार्ड ऑफिसर से कि आप कहीं बुलडोजर मत लाइए, कहाँ तक कटिंग करना है, कैसे कटिंग करना हम खुद कर लेंगे, हमारे हिसाब से कर लेंगे। किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है कि हाँ बुलडोजर लेके आए, परमिशन लेके आए, पुलिस परमिशन लो, सब खर्चा करो, 1 रुपया मत खर्चा करो ना। लेकिन पहले अथॉरिटी रूप से मापो कि कहाँ तक 60 फुट जाता है, पहले बिल्डिंग की तरफ प्लान से बताओ। हम लोग तो अनजान नहीं है, हम लोग को सब मालूम है डीपी के हिसाब से बिल्डिंग की तरफ कहाँ कितना जाएगा या झोपड़पट्टी में कितना जाएगा, वो 60 फुट हम लोग को मालूम है। लेकिन पहले उसका प्लानिंग तो करो, किस तरीके से करना है, कब करना है, हमारा भी लोग तैयार रहें, हमारी एक संस्था बने कि कम से कम भाई चलो इतना हो रहा है, कैसे हो रहा है। और हम डेवलपर के साथ भी बैठ के बात करें कि भाई ये जो घर जा रहा पूरा, जैसे 10 बाई 10 का घर पूरा चला गया, उसके लिए क्या व्यवस्था है। मान लो जिसका घर बड़ा है वो तो 50% टूट गया, 10% टूट गया, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है। हर जगह में इसके पीछे बहुत सारे डिमोलिशन हुए हैं, बातें हुई हैं। तो 10 फुट टूट गया, अगर 20 फुट बचा है तो उसको तीसरा माला दूसरा माला बनाने का परमिशन मिला है, वो कायदे से बनवा सकता है। जिसका पूरा चला गया है उसके लिए तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए ना। इसके पहले जब सर्वे हुआ था तो 150 लोग 130 लोग पूरा जा रहे थे, उनके लिए उस समय के डेवलपर ने अपने खर्चे से साइड में बना के देने के लिए बात कही थी, हमारी सोसाइटी मान्य करवाया था। आज की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, न तो कुछ बात चल रही है, न तो कोई सोसाइटी सामने आ रही है, न डेवलपर कभी किसी को बुला के पूछा कि भाई यहाँ सर्वे होने वाला है तो आप लोगों के लिए व्यवस्था हम कर रहे हैं, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। देखिए सर, ये जो रोड कटिंग्स आते हैं, रोड कटिंग्स के अंदर जो ये झोपड़े हैं, जैसे पूरे झोपड़े जाते हैं तो उनके बदले में PAP प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन की तरह होता है, तो उनको घर दिए जाते हैं। और जहाँ पे आपके 50% झोपड़े आएंगे तो आपको वहाँ पे कुरार पैटर्न्स के अंदर उस जितने जगह जा रहे हैं उसकी FSI दी जाती है ताकि आप ऊपर बढ़ा सकते हैं। ये उनके नियम से। लेकिन यहाँ पे नियम्स करने के पहले भी उनके बहुत सारे प्रोसीजर है, तो क्या वो प्रोसीजर कर रहे हैं क्या? कुछ भी नहीं है, ABCD कुछ मालूम नहीं, बताया तो ना मैं, कोई प्रक्रिया ही नहीं है, न कोई बात विचार है, न कोई इन्फॉर्मेशन है कि क्या होना है, कैसे होना है, आपके साथ क्या किया जाएगा, उसे हम मन भी किए हैं, उसे कुछ मालूम नहीं है। मतलब लोगों को अंधेरे में रख के ये काम किया जा रहा है महानगर पालिका द्वारा, और डेवलपर के जो भी डेवलपर्स है शायद हो सकता है उनका भी साथ हो। तो धन्यवाद पाल जी। अब हम चलते हैं गुप्ता जी, आप यहाँ पात्र सदस्य हैं और
यहाँ के जो एसआर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो लोगों के हित में हो और लोगों को करना चाहिए, उस बारे में जरा 2 शब्द बोलिए। ये बोलना क्या, जो यहाँ के जो स्थानीय जो सीनियर लोग हैं, जो पहले के जो कमेटी के जो लोग थे, तो सारे कुछ तो बोल चुके हैं और वो सारे सही सब बोल चुके हैं कि इसमें सारा मिली भगत से काम हो रहा है। ये पक्का है कि यहाँ पे सब गरीब लोग की तो किसी को यहाँ पे घर मिलेगा नहीं अपने हक का। बस और क्या, मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। इन लोग ने ऑलरेडी सब क्लियर कट बोल चुके हैं सब जो भी है। और इतना ही है कि इन सबसे मैं निवेदन करूँगा कि सारी पब्लिक, जितनी जनता है, जितने लोग हैं, वो इकट्ठा होए और सब साथ में मिल के इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल हुए, तो ये जीत होगी। नहीं तो फिर हम लोग को कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नेता कोई नहीं हम लोग को बचाने आएगा यहाँ पे, तो कन्फर्म। धन्यवाद गुप्ता जी। और हम अपना प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपको फिर धन्यवाद। किसी और